नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सर्विंग पढ़ रहे थे, सर्विंग में हम लोग ने देखा था कि सर्विंग क्या होती है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, प्लेन सर्वे क्या होता है, और फिर लास्ट में हम लोग ने उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे क्या है। ठीक है गाइस, आज हम लोग इसी में आगे देखेंगे जिसमें हम लोग ने नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे पढ़ लिया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लैंड सर्वे देखा था और टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडास्ट्रल सर्वे, सिटी सर्वे और मैरीन या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब इसी में हम लोग अपना नेक्स्ट फेज देखेंगे जो कि अपना होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। इसमें सेकंड हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन based on object of survey। तो सर्वे का जो ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है, उस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें कि पहला होगा अपना फर्स्ट हेडिंग इंजीनियरिंग सर्वे। अब इंजीनियरिंग सर्वे से हम क्या समझते हैं, तो हम जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग सर्वे होगा इसमें हम क्या करेंगे, जब हमें किसी भी रोड के लिए या फिर रेलवे के लिए, इरिगेशन वर्क के लिए जैसे कि कैनाल के लिए जब हमको सर्वे करना होता है तो वो सर्वे हमारा इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आएगा। जिसमें लिखो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ the objective of this type of survey is to collect data for designing roads, railway lines, irrigation work, ठीक है। इसमें ब्रैकेट में लिख लो कैनाल, जैसे कैनाल के लिए, ठीक है, ETC। तो इन सब के लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट अपना होगा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। अब हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत हम जानते हैं कि जब हमें अंडरग्राउंड वाटर का, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी चेक करनी हो, उसमें क्वांटिटी कितनी है या फिर कितने टाइप्स के वो वाटर है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर, इसके लिए जब हम सर्वे करते हैं वो हमारा हाइड्रोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो लिखो द अवेलेबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर quantity and various types of water is used for this survey। ठीक, तो ये हो गया हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट इसी में आएगा थर्ड जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे। अब जियोलॉजिकल सर्वे से हमारा
तात्पर्य ये है कि जो अर्थ क्रस्ट के जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटा होती है उन पे किया गया सर्वे, उस पे किया गया सर्वे या उनके लिए किया गया सर्वे हमारा जियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो दिस सर्वे इज फॉर फाइंडिंग different strata in the earth crust। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उस पर जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेटा को फाइंड करना या उनके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए जो सर्वे किया जाता है वो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे होता है। नेक्स्ट है माइन सर्वे। माइन सर्वे, माइन का मतलब होता है खदान ना। अब हम जान रहे हैं कि खदानों को पहले जानने के लिए कि उस खदान से हमें क्या निकलेगा, कोल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा या फिर नेचुरल गैसेस निकलेंगी, इसके लिए हमें सर्वे करना होता है और वो सर्वे ही हमारा माइन सर्वे के अंतर्गत आएगा। तो दिस इज यूज फॉर एक्सप्लोजिंग minerals wealth as like coal, petrol, natural gases etc। ठीक है, इसी में नेक्स्ट सर्वे होगा अपना मिलिट्री सर्वे। अब मिलिट्री सर्वे क्या होता है कि हम जानते हैं कि मिलिट्री को के लिए भी हमें स्ट्रेटेजिक, हमें उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसके लिए हमें वर्क करना होता है। कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि मान लो कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो पाकिस्तान से वॉर होने पे हमें अपनी मिलिट्री को उस एरिया में भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसकी स्ट्रेटेजी जानने के लिए उस एरिया की, उसके लिए हमें सर्वे करना पड़ेगा कि वो एरिया कैसा है जहाँ पे हम अपनी आर्मी को भेजेंगे। तो उसके लिए जो किया गया सर्वे होता है वो मिलिट्री सर्वे होता है। तो दिस सर्वे इज मीन फॉर working out points of strategic importance। ठीक है, तो ये हो गया मिलिट्री सर्वे। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा, हमने क्लासिफिकेशन किया था, अगर हम यहाँ देखें तो हमने 3 टाइप में पार्ट्स में इसको क्लासिफिकेशन किया था। पहला क्या था, नेचर ऑफ द फील्ड ऑफ सर्वे, ये हो गया। फिर क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ये हो गया। अब बचा हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज़। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ पे हमने जो सर्वे किया वो उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन instrument used। तो इसमें सबसे पहला जो अपना इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा चेन सर्वे। ठीक है, तो चेन सर्वे में क्या होगा कि हम जानते हैं, अब ये चेन सर्वे, तो चेन होता क्या है, तो चेन होती है अपने एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना, चेन क्या होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसमें लिखे कि इस चेन सर्वे से हम लोग अपने लीनियर मेजरमेंट को करते हैं। ठीक है ना, मतलब कि रैखिक चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो
कि इन इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वे, इट इज द simplest type of surveying in which only linear measurement are taken either with a chain और a tape। ठीक है, तो इसमें हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग चेन के यूज़ कर सकते हैं या फिर टेप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आएगा अपना कंपास सर्वेइंग। नेक्स्ट है कंपास सर्वेइंग। अब कंपास सर्वेइंग की बात हो रही है तो कंपास भी अपने एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, कंपास क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है। तो इसमें हम लोग ये लिखें कि इन कंपास सर्वेइंग, अच्छा कंपास हम फाइंड क्या करेंगे? कंपास हम लोग एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, कंपास हमें हॉरिजॉन्टल एंगल हम मेजर करते हैं। तो इन कंपास सर्वेइंग horizontal angles are measured with the help of a magnetic compass। ठीक है, तो मैग्नेटिक कंपास के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करेंगे। तो इसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे इंस्ट्रूमेंट बेस पे जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, इस पर हम लोग जब हम लोग इसके आगे चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसकी चर्चा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या होती है? सिंपल सी देखो, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं लेवलिंग में, जिससे हम लोग रिलेटिव एलिवेशन निकालते हैं। ठीक है, वेरियस पॉइंट का, विभिन्न प्रकार के पॉइंटों का हम लोग उसके रिलेटिव पोजीशन निकालते हैं वर्टिकल प्लेन में। तो इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ सर्वे a leveling instrument is used for determination of relative elevation of various points in the vertical plane। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन में वेरियस पॉइंट्स के बीच का जो रिलेटिव एलिवेशन होगा उसको हम डिटरमाइन करते हैं लेवलिंग के थ्रू। नेक्स्ट अपना होगा सर्वे प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वेइंग। अब प्लेन टेबल भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है जिससे हम लोग सर्वे करते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग सर्वे करके एक उसका मैप बनाएंगे उस एरिया का या फिर उसका प्लान बनाते हैं। तो इसमें लिखो इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग a map
or plan is prepared in the field। जो हम लोग मैप बनाते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग फील्ड पे ही बनाते हैं, ठीक है। तो इन द फील्ड while viewing the terrain after determining the direction of various lines and measuring the linear distance with a chain और टेप। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि उस जो भी अपना एरिया हो उसका हम लोग मैप बनाते हैं, और उस मैप को बनाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं वो करते हैं, और जो अपना लीनियर डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो चेन या फिर टेप की मदद से करते हैं, ठीक है ना। तो उस एरिया का हमें मैप मिल जाता है। फिर इसमें नेक्स्ट आता है थियोडोलाइट सर्वे। प्लेन टेबल हो गया, नेक्स्ट है थियोडोलाइट सर्वे। अब थियोडोलाइट क्या होता है? थियोडोलाइट भी एक प्रकार का अपना इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ सर्वे, इन दिस टाइप ऑफ सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मतलब कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोणों को हम मेजर करते हैं। वर्टिकल एंगल्स आर मेजर्ड with the help of theodolite, with the help of theodolite, ठीक है। तो ये हो गया थियोडोलाइट सर्वे। इसी में और भी प्रकार के सर्वे होते हैं, जैसे टेक्नोमेट्रिक सर्वे होता है, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे होता है। तो उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, बस नाम जान लो आप लोग कि एक होता है, नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे 6 हो गया टेक्नोमेट्रिक सर्वे। टेक्नोमेट्रिक सर्वे एंड फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे अपने पास होते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जिनके बेसिस पे हम लोग ये करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। जो हेडिंग रहेगी वो होगी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। ठीक है कि प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 2 प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और एक होता है लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। तो लिखो देयर आर two principles of surveying. First one is work from whole to part.
and second one is locate a point by at least two measurement. ठीक है, तो ये दो प्रिंसिपल होता है। अब हम पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो इसमें हेडिंग डालते हैं वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ये प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि किसी भी बड़े एरिया को हम लोग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मानिए ये हमारा एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया को हम लोग छोटे छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। तो इसमें नंबरिंग कर ले, जैसे इसको फर्स्ट ट्रायंगल माना, ये सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल एंड फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको इसलिए ऐसा कर लेते हैं कि ताकि जब हम सर्वे करें इस बड़े से एरिया को, ठीक है, तो बड़े से इसको स्टेशन का नाम देते हैं बी, सी, डी और ई। तो इस बड़े से एरिया को हम लोग छोटे छोटे भागों में इसलिए डिवाइड कर लेते हैं ताकि जब हम सर्वे करें और कोई भी एरर आए तो वो एरर मिनिमाइज हो सके, ठीक है, मिनिमम एरर आए। तो इसलिए हमें इस छोटे छोटे चीज़ों को भागों में डिवाइड करना होता है। तो इसमें हम लोग लिखें the main idea of surveying या idea of working from whole to part is to localize the errors and prevent, उसको रोकते हैं और रोकथाम करते हैं, prevent their accumulation, ठीक है, ताकि हम छोटे छोटे एरर को रोक सके, मतलब बड़ी से बड़ी एरर को रोके तो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं उस एरिया को, और फिर जो उसकी एरर होती है उस एरर का जो बड़ी एरर को एक्यूमुलेट करके आ सकती थी उसको हम रोकथाम करते हैं, ठीक है। ये होता है इसमें। सेकंड लिखो इसी में, अब इसमें हम लोग कुछ कंट्रोल पॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल पॉइंट्स बनाने के लिए तो इसमें लिखो माइनर कंट्रोल पॉइंट्स, माइनर कंट्रोल पॉइंट्स कैन then be stabilized by less precision, अब हमने जो कंट्रोल पॉइंट्स बनाए जैसे ए बी सी डी ई, ठीक है, तो ए बी सी डी ई जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं हमारे, ये बहुत ही लेस प्रिसीजन से एस्टेब्लिश करने चाहिए होते हैं, ठीक है ना। अब हम इस पूरे एरिया को छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे। देन होल एरिया इज डिवाइडेड into a number of parts by forming well-conditioned triangles.
ठीक, अब इसको हमने ट्रायंगल्स के फॉर्म में कर लिया। ठीक है, अब बाकी जो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम लोग चेन और टेप की मदद से हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अब देन द साइड्स अब जो उसकी साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर मेजर्ड, उसको मेजर करते हैं, आर मेजर्ड, ठीक है, मेजर एंड द डिटेल्स कैन बी लोकेटेड, एंड डिटेल्स कैन बी लोकेटेड afterwards by the method of triangulation, between the control points। ठीक है, between the कंट्रोल पॉइंट्स कौन से हैं अपने यहाँ पे फिगर में, ABCDE। ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग ट्रायंगुलेशन मेथड के हेल्प से हम लोग यहाँ पे उसकी एंगल के साइड को मेजर करके उसकी डिटेल को लोकेट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इससे करने से क्या होता है कि जो अपना पर्पस है, द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस, the purpose of this process of working is any side of triangle, working is to prevent, एक सेकेंड यहाँ ये चीज़ देखो, working is प्रिवेंट करते हैं जो एरर्स की एक्यूमुलेशन होती है। ठीक है ना, वर्किंग इज प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एरर, ठीक है, तो एरर का जोड़ के जो बड़ी एरर बननी थी वो नहीं आएगी यहाँ पे, तो ये इसका पर्पस होता है। तो इसलिए हम लोग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मेथड प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया पहला मेथड। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लो संक्षेप में कि इस बड़े से एरिया को हम लोग कुछ कंट्रोल पॉइंट्स में पहले तो डिवाइड करेंगे, जैसे ABCDE। अब इसको हम लोग ट्रायंगल्स के फॉर्म में पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमने पार्ट बना लिए। अब एक एक पार्ट का हम लोग सर्वे करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो अपनी एरर्स होगी वो कम से कम हो जाएगी, और कम से कम एरर होके आखिरी में क्या करेंगे, जो भी टोटल एरिया आएगा वो हमें फाइंड हो जाएगा और एरर भी हमें कम हो जाएगी। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा सा काम होता है तो उस बड़े से काम को हम लोग छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे भागों को करते जाते हैं, तो वो काम भी आसान हो जाता है और उसमें एरर होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ सर्वे में भी करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड कौन सा था अपना प्रिंसिपल, टू लोकेट न्यू पॉइंट बाय 2 रेफरेंस पॉइंट। यही तो था ना, लोकेट अ पॉइंट by at least 2 measurement, 2 measurement। अब हमें यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, 2 मेजरमेंट कम से कम हमको दिया जाएगा और उससे हमें एक पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक है ना, तो एक पॉइंट को हमें लोकेट करना है, इस प्रिंसिपल से हमें ये चीज़ है। तो इसमें हम जानते हैं कि जैसे मान लो इसमें पहला फिगर मैं बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट फिगर। अब इसमें समझो ये सीधी रेखा है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है A और B C। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये होता है कि अपनी पहले मान लो कि हमको A और B हमको गिवन है, जिसके बीच की दूरी हमको दे रखी है कि 20 मीटर। ठीक है,
अब इसकी यहाँ देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ ये चीज़। ये हमें दे रखा है 20 मीटर, ये हमें गिवन है। अब हमसे कहा गया है कि इसके बीच का पॉइंट क्या होगा, डी, और डी को कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। ठीक है, अब इस डी से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है, तो परपेंडिकुलर जो लाइन खींचेंगे वही लाइन ये होगी, और डी से हमको पता है कि डी से हमें ये दूरी हमको भी गिवन होगी 10 मीटर। तो 10 मीटर मान लीजिए यहाँ तक आएगा, टेप सब मेजर करेंगे, इस पॉइंट तक आएगा, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया, लोकेट कर लिया, तो यही पॉइंट अपना सी होगा। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है कि परपेंडिकुलर करके हमें निकालना होता है। तो इसमें लिखो कि इन दिस फिगर CD is perpendicular and a distance AD or BD is measured। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। अब मेजर कर लिया, और फिर पॉइंट सी को हम लोग पॉइंट सी बाय द यूज ऑफ सेट स्क्वायर। ठीक है, तो सेट स्क्वायर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे पॉइंट सी पे हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डालने के लिए हमें सेट स्क्वायर का यूज़ करना होगा। तो इस प्रकार हमें ए और बी पॉइंट पता था, और हमने तीसरा पॉइंट जो डी पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर उसको हमने लोकेट कर लिया। तो ये हो गया पहला मेथड। सेकेंड मेथड आता है SMS, उसको हम लोग फिगर से समझो कि हमें ए और बी स्ट्रेट लाइन गिवन है, ए और बी, जिसके बीच की दूरी भी हमको गिवन है 20 मीटर। ये हमने दिया हुआ है, माना हुआ है। ठीक है, ये हमने माना है कि 20 मीटर है, तो चलो 20 मीटर हमने मेजर कर लिया टेप से, और ए और बी हमने ले लिया फील्ड पे। ठीक है, अब क्या करना होगा यहाँ पे हमको, कि हमने कहा है इसमें कि जो आपका सी पॉइंट है वो ए से 12 मीटर की दूरी पे है और बी से 18 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो अब टेप लोगे और टेप लेकर क्या करोगे, ए से 12 मीटर इधर नापा तुमने, तो 12 मीटर ये आ गया, और फिर बी पे गया और बी से 18 मीटर नापा, तो 18 मीटर का यहाँ तक की दूरी हो गई। ठीक है, तो ये हो गई दूरी, मान लो 12 मीटर हमने बोली थी नापी, और ये 18 मीटर। तो अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे एक दूसरे को काटेंगे, वही पॉइंट अपना सी पॉइंट होगा। मान लो कि ये हमने ऐसे नापा, तो ये 12 मीटर आया था, यहाँ पे कट किया था, और इस लाइन में ऐसे नापा तो यहाँ पे 18 मीटर आया था। अब ये पॉइंट जहाँ कट कर रहा है, यही पॉइंट अपना सी पॉइंट होगा। ठीक है, इससे अभी हम लोग यहाँ से तीसरा पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। इसमें लिखो इन दिस फिगर डिस्टेंस AC and BC are measured and point C is plotted by, and point C is plotted by intersecting the two arcs with center A and B। ठीक है, तो इस प्रकार हमें तीसरा पॉइंट लोकेट हो जाता है। चलिए इसमें नेक्स्ट फिगर देखते हैं। थर्ड वन इज, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ए और बी हमें स्ट्रेट लाइन गिवन है। देखो हमने बोला था कि दो एटलीस्ट हमको पॉइंट पता होना चाहिए जिसमें हमें ए और बी हमें पता है।
जिसके बीच की दूरी हमने फिर से चलो मान लेते हैं 20 मीटर है। तो ए पॉइंट लिया कहीं फीट पर और 20 मीटर हमने सीधी स्ट्रेट लाइन बी पे चेन से नाप के लोकेट कर ली। अब क्या करेंगे कि हमने कहा कि बी से हमको एक एंगल फाइंड पता है, ठीक है, एक एंगल हमको पता है, ये एंगल हो सकता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हमने अपने इंस्ट्रूमेंट से किया कंपास से और 30 डिग्री पे ये ऐसे लाइन खींच ली, ठीक है। अब ये लाइन खींचने पे क्या होगा, हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो सी होगा पर लेकिन हमें बी से सी की डिस्टेंस भी मालूम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है 15 मीटर, यहाँ से 15 मीटर हमें गिवन 15 मीटर हमने चेन से नापा, मान लो ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट अपना क्या होगा, यही पॉइंट अपना सी पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसमें लिखो कि इन दिस फिगर angle ABC is measured, angle ABC is measured for plotting point C, for plotting point C, use a protractor, ठीक है। एंड बाय, आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे एंगल मेजर करने के लिए कंपास भी यूज कर सकते हो या फिर आप थियोडोलाइट का भी यूज कर सकते हो। एंड बाय मेजरिंग डिस्टेंस BC measuring distance BC, fix a point C, ठीक है। तो हमें BC मेजर कर लिया डिस्टेंस और वहाँ पे फिक्स कर लिया पॉइंट C को। तो इस तरह भी हम तीसरा पॉइंट C को लोकेट कर सकते हैं इस मेथड से भी। एंगल फाइंड कर लिया और BC की दूरी पता है, यहाँ से हमें C पॉइंट पता चल जाएगा कि C पॉइंट अपना कहाँ। नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। अब क्या करेंगे कि हमें स्ट्रेट लाइन ए बी पता है, ठीक है। ए बी हमने चेन से नापा और फील्ड पे वहाँ पे दो जगह रेंजिंग रॉड लगा ली। चलो इसकी बीच की दूरी कितनी मानी, 20 मीटर। अब क्या करेंगे कि हमें पता है कि एंगल ए पे एंगल हमको मेजर मान लो 25 मीटर। तो 25 मीटर हमने ऐसे लाइन खींच ली, ठीक। 25 मीटर पे मान लो थीटा है 25 मीटर पे, यहाँ पर भी थीटा था। अब हमने कहा कि बी पॉइंट से अपना एक एंगल है जो एंगल है वो 40 डिग्री। तो 40 डिग्री पे भी हमने ये लाइन खींच ली, ठीक है। अब हमने ये कह सकते हैं कि या तो हमको डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, अगर डिस्टेंस नहीं भी है तो हमने ये कह दिया कि उधर से हमको थीटा मालूम है 30 डिग्री, इधर से मालूम है 40 डिग्री। जहाँ पे वो एंगल जहाँ पे दोनों लाइनें कट करेंगी वो पॉइंट अपना सी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अभी एंगल अगर हम बता दें दोनों पॉइंट से तो वहाँ से भी हमें तीसरा पॉइंट सी लोकेट हम कर सकते हैं, ठीक गाइस। तो इसमें लिखो इन दिस फिगर angle BAC is measured point B and C are plotted by protractor। इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज़ कर किया, हम भी प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी अदर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हैं एंगल मेजर करने के लिए। एंड बाय मेजरिंग अब हमने डिस्टेंस भी मेजर कर ली दोनों की, मेजरिंग डिस्टेंस AC एंड AB, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस मेजर कर ली। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कुछ हमको गिवन है,
मान लो कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी हमको 20 मीटर गिवन है, तो 20 मीटर यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे अपना पॉइंट सी लोकेट कर लेंगे। इसी में नेक्स्ट एक और होता है, कैसे कर सकते हैं कि मान लो हमें ए बी स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसकी दूरी है 20 मीटर 20 मीटर। ठीक है, ये हमने माना एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, 20 मीटर, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेकर चलोगे। अब हमें एक एंगल गिवन हो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे अपने दो एंगल माने थे कि ए से भी हमको पता हो, बी से भी हमको पता हो। ठीक है, और ए सी ए बी की दूरी हमको पता हो। अब मान लो कि यहाँ से हमको केवल एक एंगल पता है ए से, तो ए से अगर हमको कोई एंगल पता, मान लो कि 40 डिग्री, तो 40 डिग्री हमने नाप लिया। ठीक है, और बी से हमको उसकी दूरी पता है, तो हमने यहाँ से दूरी नाप ली। अब यहाँ पे हमने दूरी नाप ली, तो मान लो ये दूरी हमको मालूम है 20 मीटर। ठीक, तो हमें यहाँ पे सी पॉइंट पता चल जाएगा कि मान लो कि ऐसे हमने थीटा माना कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री मान के जो लाइन आ रही है उस लाइन को हमने सीधी खींच लेगा। ठीक, अब हमें बी से यहाँ मालूम है कि 20 मीटर दूरी पे सी पॉइंट है, तो बी से 20 मीटर नापेंगे, जहाँ पे पॉइंट कट करेगा इस लाइन पे वही पॉइंट अपना सी पॉइंट होगा। तो इसमें लिखो in this figure angle BAC is measured and the distance AB and BC are measured। ठीक है, and we can plot the point C। ठीक, और यहाँ पे जब हमने एंगल BAC मेजर किया तो यहाँ पे हम लोग एंगल ABC is also measured। ठीक है भाई, एंगल BAC हमने कुछ माना था और एंगल ABC भी हमने कुछ माना था। ठीक है ना, मान के तो किया था और फिर हमने उसकी मदद से कर लिया। मान लो कि 20 मीटर हमको गिवन, तो वहाँ से हमने सी पॉइंट लोकेट कर लिया था। उसी तरह यहाँ पे हमने, तो इसका मतलब ये समझो कि अगर हमें दो एंगल मेजर दे रखे हैं तो भी हम पॉइंट सी लोकेट कर सकते हैं। अगर हमको एक एंगल और एक डिस्टेंस दे रखी है तो भी हम एक पॉइंट सी लोकेट कर सकते हैं, या फिर हमको एक एंगल दे रखा है तो भी हम पॉइंट सी लोकेट कर सकते हैं, या फिर हमको दो डिस्टेंस दे रखी हो ए और बी से तो भी हम कर सकते हैं, और या फिर हमको परपेंडिकुलर लाइन दे रखी हो तो भी हम यहाँ से सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने पॉइंट सी को लोकेट करने के मेथड समझ गए कि किस किस प्रकार से हम किसी तीसरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं अगर हमें दो पॉइंट पता हो। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।